नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर आ रही है मांडलगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन किया और 332 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 वर्षों में सुशासन और संवेदनशीलता के साथ राजस्थान में विकास की मजबूत नींव रखी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन समाधान शिविरों के माध्यम से अब तक 4.80 लाख ग्रामीण पत्र और 2.57 लाख पट्टे वितरित कर प्रशासन सीधे जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने अपनी सरकार की तुलना पूर्ववर्ती सरकार से करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने केवल 2 साल में बिजली, सड़क और गौ सेवा के क्षेत्र में पिछले 5 साल से अधिक कार्य किया है। युवाओं के लिए 4 लाख सरकारी नौकरियों के संकल्प के साथ 92,000 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की स्टॉल्स का जायजा लिया और दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। मांडलगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर आ रही है बांसवाड़ा से, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को तेजपुर ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की स्टॉल्स का निरीक्षण कर अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से संवाद कर सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने विशेष रूप से दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की और एक नन्ही बालिका का अन्नप्राशन संस्कार भी करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य बरसों से अटके हुए कार्यों जैसे नामांतरण, सहमति विभाजन और रास्ते के विवादों को मौके पर ही सुलझाना है। भूमि विवाद सुलझने पर एक लाभार्थी परिवार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिविर के माध्यम से उनकी वर्षों पुरानी समस्या का अंत हुआ है। इस अवसर पर जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बांसवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। नरेश मीणा की गाड़ी में की गई तोड़फोड़, भारी बवाल। तोड़फोड़ के बाद सरपंच की कार फूकी और कई हिरासत में। बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र के आकेड़ी गांव में शनिवार को नरेश मीणा के दौरे के दौरान जबरदस्त हंगामा और हिंसा हो गई। घटना की शुरुआत तब हुई जब नरेश मीणा एक परिवार में शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। आरोप है कि वहां आकेड़ी थामली सरपंच तोलाराम मीणा के समर्थकों ने नरेश मीणा की गाड़ी को टक्कर मारकर तोड़फोड़ कर दी। इस घटना के बाद नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सरपंच पर हमले का आरोप लगाया, जिसके बाद सैकड़ों समर्थक मौके पर जुट गए। आक्रोशित समर्थकों ने सरपंच तोलाराम के घर पर हंगामा बोल दिया और उनकी कार को आग के हवाले कर दिया। बारां डीएसपी हरिराम सोनी ने बताया कि विवाद की शुरुआत सरपंच पक्ष की ओर से हुई थी, जिसके चलते सरपंच तोलाराम मीणा सहित 7-8 समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने कहा कि सरपंच की गाड़ी जलाने के मामले में रिपोर्ट के आधार पर नरेश मीणा समर्थकों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर है बीकानेर से, जहां पूर्व जिला प्रमुख एवं कांग्रेस प्रदेश महिला उपाध्यक्ष सुशीला सीवर के बड़े भाई स्वर्गीय बाबूलाल सियाग की 13वीं पुण्यतिथि पर रविवार को लूणकरणसर स्थित जाट धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस पुनीत कार्य में युवाओं के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई, जहां कुल 338 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस अवसर पर सुशीला सीवर ने कहा कि समाज सेवा ही उनके भाई को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति की सराहना की। कार्यक्रम में प्रधान कानाराम गोदारा, बीकानेर प्रधान राजकुमार कसवा, देहात कांग्रेस अध्यक्ष बीशना राम सियाग, शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल, डॉक्टर राजेंद्र मुंड और श्री कृष्ण सीवर सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। आज मैं सबसे पहले स्वर्गीय बाबूलाल सियाग की आत्मा को नमन करती हूँ और जो मेरे भाई और बहन यहाँ सब पधारे उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ के भाग लिया और यहाँ बहुत सारी संख्या में लोग आए थे, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा आई थी और अब की बार इससे ज़्यादा
रक्तदान करने देने की कोशिश करेंगे। और अब की बार पिछली बार 151 पॉइंट खून रक्तदान था और अब की बार 231 पॉइंट अभी हो गया और अभी लोग आ रहे हैं, दे रहे हैं। खबर है बारां जिले के आकेड़ी गांव से, जहां हिंसा के बाद मामला अब और गर्मा गया है। नरेश मीणा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बारां एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने अनशन शुरू करने की घोषणा कर दी है। धरने के दौरान नरेश मीणा ने बारां पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा, ये बारां का कैसा प्रशासन है? एक एसपी झालावाड़ में है और एक यहाँ बारां में, लेकिन यहाँ खुलेआम अवैध धंधे और भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बारां में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और पुलिस निष्पक्ष कार्यवाही करने में विफल रही है। एसपी ऑफिस के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नरेश मीणा ने स्पष्ट किया कि जब तक भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगती और पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करती, उनका आंदोलन और अनशन जारी रहेगा। हालांकि देर रात अधिकारियों से वार्ता के बाद नरेश मीणा ने की धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी है। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 26 दिसंबर को जयपुर में होने वाली विशाल रैली की तैयारियां पर विस्तृत मंथन किया गया। इस दौरान रैली से संबंधित पोस्टर का विमोचन भी किया गया। संघ के वरिष्ठ नेता लज्जा राम गुजर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पहुंचने का आह्वान किया। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुजर ने धौलपुर जिले की कमान संभालते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी। बैठक में निर्णय लिया गया कि बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, सेपऊ और राजाखेड़ा जैसे क्षेत्रों से 2-2 बसों के माध्यम से कार्यकर्ता जयपुर रवाना होंगे। सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुजर ने बताया कि इस रैली में जलदाय, विद्युत, रोडवेज, पोस्टल और आंगनवाड़ी विभागों से बड़ी संख्या में सदस्य भाग लेंगे। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सरोज चंदेल, उमा राजपूत, सुनीता कुशवाहा और ममता गर्ग सहित कई महिला कार्यकर्ताओं को विशेष दायित्व सौंपे गए। बैठक में संगठन मंत्री शिवदयाल शर्मा, महेंद्र शर्मा और सोम प्रकाश सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुजर ने सभी का आभार व्यक्त किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर है श्रीगंगानगर से, जहां शनिवार शाम आयोजित दास्तान ए शहादत 4 साहिबजादे एवं माता गुजरी जी लाइट एंड साउंड शो में सिख इतिहास के गौरवशाली शौर्य और अद्वितीय बलिदान की गाथा को जीवंत कर दिया गया। इस विशेष कार्यक्रम में आधुनिक प्रकाश और ध्वनि तकनीक के माध्यम से 4 साहिबजादों के बलिदान और माता गुजरी जी के साहस को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों, युवाओं और बुजुर्गों ने इस शौर्य गाथा को देखा, जिसने अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले साहिबजादों के इतिहास को सजीव कर दिया। प्रस्तुति के दौरान पूरा वातावरण श्रद्धा और आत्मगौरव से भर गया। उपस्थित दर्शकों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, साहस और मानवता के संदेश को प्रसारित करना था। अंत में सभी ने शहीदों को नमन करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। श्रीगंगानगर से महेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। ये पौष माह चल रहा है दिसंबर का। हम इसे सिख धर्म में इसे शहीदी सप्ताह के रूप में जाना जाता है। तो इसी सप्ताह में श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार से अलग हुए थे और उनके साहिबजादों ने इसी सप्ताह के अंदर शहादत प्राप्त की थी। आज का ये गंगानगर का पहला स्थानीय स्तर पर तैयार लाइट, साउंड और ग्राफिक शो जो है गुरुद्वारा कलगीधर साहिब के पास जो है इसको प्रस्तुत किया गया, जिसमें 4 साहिबजादे, माता गुजरी, उनकी शहादत की दास्तान जो है वो लाइट, साउंड और ग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुत की गई। आज इस हजारों की संख्या में सबने संकल्प लिया कि किस तरह धर्म और सिद्धांत के लिए साहिबजादे और माता गुजरी और पूरा गुरु परिवार शहीद हुआ। तो आज हम सब ने उनसे प्रेरणा ली है और हम सब ने शपथ भी ली है कि हम लोग धर्म और सिद्धांत के लिए कुछ भी हो जाए, चाहे अपने प्राण ही निछावर न करना पड़े, मगर इस पर कायम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। हाँ जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम था सर्वस्व गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों की जो बलिदान की गाथा है, ऐसा दुनिया के इतिहास में ऐसा बलिदान कहीं नहीं मिलेगा।
लेकिन आज की नई पीढ़ी इस बात से अपरिचित है। और आज का ये जो सार्वजनिक कार्यक्रम किया गया है, ये इसी बात को बताने के लिए कि नई पीढ़ी इस बात को समझे कि जिन गुरुओं ने हमारी इस संस्कृति को, राष्ट्र को और कौम को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, आज हमारे सामने ही धर्म परिवर्तन का काम हो रहा है। इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए ही चारों साहबजादों ने अपना बलिदान दिया था। तो हम भी उनके रास्ते पर चलते हुए हमारे देश में चल रहे धर्म परिवर्तन को और अन्य उन बुराइयों को, जिनके लिए गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने बलिदान दिया, हम भी उस काम के लिए आगे आए। हमारा उद्देश्य आज के कार्यक्रम को दिखाने का यही है कि युवा पीढ़ी इनके इतिहास को समझे और इतिहास को जाने। खबर है रायसिंह नगर से, जहां भोमपुरा गौशाला में हुई 100 से अधिक गौवंश की दर्दनाक मौत के मामले ने पूरे कस्बे को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने विरोध और मृत गौवंश की आत्म शांति के लिए संयुक्त व्यापार संघ एवं सर्व समाज द्वारा मुख्य बाजार में एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान वक्ताओं ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे गौशाला प्रबंधन और संबंधित विभागों की बड़ी लापरवाही बताया। वक्ताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि गौवंश की सुरक्षा के मामले में ऐसी कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभा में मौजूद व्यापारियों और नागरिकों ने सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। इस अवसर पर क्रियाना यूनियन अध्यक्ष कुलभूषण सिंघल, मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष राधेश्याम भाकर, दीपक धानुका, पार्षद रामकिशन बागड़ी, कमल चावला और गौ सेवक दिनेश ठोलिया सहित भारी संख्या में समाजसेवी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कस्बे में इस घटना को लेकर गहरा रोष व्याप्त है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के सफल कार्यकाल की उपलब्धियां और जन कल्याणकारी योजनाओं का संदेश लेकर विकास रथ शनिवार को सीमांत उपखंड मुख्यालय सेडवा पहुंचा, जहां उपखंड अधिकारी बद्री नारायण बिश्नोई स्वयं विकास रथ के सारथी बने और रथ की कमान संभालते हुए ग्रामीणों के बीच पहुंचे। मुख्यालय पहुंचने पर ग्रामीणों ने विकास रथ का भव्य स्वागत किया। इस दौरान एसडीएम बिश्नोई ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से ग्राम सेवा फॉलोअप शिविरों के महत्व पर प्रकाश डाला और ग्रामीणों से अपील की कि वे इन शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराएं और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाएं। एसडीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने सरकार की इस पहल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सेडवा से मोहम्मद अनीफ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। श्रीकरणपुर उपखंड क्षेत्र के 19O मोड़ पर एक भीषण सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गांव 40H निवासी मणिया सिंह और बुजेवाला निवासी छिंदा सिंह बाइक पर सवार होकर अपने गांव बुर्जेवाला जा रहे थे। तभी रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को राजकीय चिकित्सालय CHC पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के दौरान दोनों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। IPL 2026 की नीलामी में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले शेखावटी के उभरते सितारे मुकुल चौधरी शनिवार को विश्व प्रसिद्ध बाबा शाम की नगरी पहुंचे। लखनऊ सुपर जॉइंट्स द्वारा 2.60 करोड़ रुपए से खरीदे जाने के बाद मुकुल ने बाबा शाम के दरबार में शीश नवाकर अपनी सफलता के लिए आभार व्यक्त किया और आगामी सीजन के लिए आशीर्वाद मांगा। गुड़ा गोरजी के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुकुल की इस उपलब्धि से पूरे अचल में खुशी की लहर है। मंदिर पहुंचने पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान डिप्टी आनंद राव सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मुकुल चौधरी ने 2023 में घरेलू क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के चौके जड़कर अपनी पहचान बनाई थी। मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ मात्र 26 गेंदों में 62 रनों की तूफानी पारी खेलकर उन्होंने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया था। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। चौधरी इस बार 2026 के IPL में लखनऊ की टीम में 2.5 करोड़ में चयन हुआ है। इससे
हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये एक मेहनती लड़का है, ये हमारे पास में पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और बहुत डेडिकेटेड अपने गेम के रिगार्डिंग बहुत मेहनत करता है, मैक्सिमम टाइम ग्राउंड पे स्पेंड करता है, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमेशा बात करता है, अच्छे खिलाड़ियों से हमारे साथ बात करता रहता है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस टाइम पे। मेरा नाम जगसिमरन है, अभी मैं अरावली क्रिकेट अकेडमी में हेड कोच के बेस पे काम कर रहा हूँ। मेरे मैचेस चल रहे थे मुश्ताक अली के, तो उसमें मैं मतलब वही एक आईपीएल का बेस होता है कि आप वहाँ अच्छा परफॉर्म करोगे तो मैं उसमें अच्छा करता रहा था। उस दिन भी ऑक्शन से पहले भी मेरा मैच था मुंबई के सामने, तो उस मैच में भी मैंने अच्छे रन बनाए, तो मैं ऑक्शन देख ही रहा था। तो ऑक्शन में ये था कि 2-3 टीमों का था मेरे पीछे जाएंगी, मुंबई, राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी और ये लखनऊ का भी। तो मैं ऑक्शन देख रहा था तो मुझे लखनऊ ने फिर खरीदा। पहले राजस्थान रॉयल्स ने बोली लगानी स्टार्ट की, फिर मुंबई दी लगभग मतलब 90 लाख तक, बट उनके पास इतना पर्स था नहीं, उनके पास 2.5 करोड़ ही बचे थे, तो वो लास्ट में फिर लखनऊ में मेरा सिलेक्शन हुआ। हाँ, मेरा 23 में मतलब अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, मैंने इंडिया में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, सबसे ज़्यादा छक्के मारे थे, तो फिर मुझे मुश्ताक अली में चांस मिला। तो मैं जैसे पहला मैच दिल्ली के सामने था, तो मैच मतलब वहाँ से जीतना मुश्किल था, तो मैंने वहाँ पे 26 बॉल में 62 रन बनाए नॉट आउट, लास्ट ओवर में 4 छक्के मारे, तो वहाँ से मेरा अच्छा और माहौल बना आईपीएल में सेलेक्ट होने के लिए। फिर मैंने जिस दिन ऑक्शन था उससे जस्ट पहले मुंबई से मैच था, तो उसमें भी मैंने 58 बॉल में 55 रन नॉट आउट बनाए, तो वो मेरे लिए और अच्छा हो गया। तो रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे प्रसिद्ध रणथंभौर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब बाघिन रिद्धि अपने 2 शावकों के साथ वहां आ पहुंची। करीब 7:30 बजे हुए इस मूवमेंट से मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई। बाघिन और शावकों को देखकर जोगी महल गेट पर तैनात वन कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और पर्यटकों व श्रद्धालुओं को सुरक्षित दूरी पर किया। बाघिन रिद्धि और उनके शावक करीब 10 से 15 मिनट तक दुर्ग के गेट पर चहलकदमी करते रहे। इस दौरान वन विभाग की टीम लगातार उनकी ट्रैकिंग करती रही। सफारी जोन नंबर 3 की ओर बाघिन के रुख करने के बाद वन कर्मियों और श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार शीतकाल में वन्यजीव अक्सर धूप सेकने या अपने शहर के अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए मानवीय हलचल वाले क्षेत्रों के करीब आ जाते हैं। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वन विभाग ने दुर्ग मार्ग पर गश्त बढ़ा दी है। सवाई माधोपुर से रणथंभौर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। करौली शहर में दिन दहाड़े व्यापारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में करौली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने वारदात के मात्र 48 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी सोनू अली और दाऊद अली को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी लोकेश सोनवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 17 दिसंबर को व्यापारी जगदीश जांगेड़ और उनका चचेरा भाई जितेंद्र जांगेड़ बैंक ऑफ बड़ौदा के पास उधारी का कलेक्शन करने गए थे। वहां आरोपी दाऊद अली और सोनू अली ने उन पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में जितेंद्र जांगेड़ के सर और पैरों में गंभीर चोटें आई, जिसके बाद आरोपी उन्हें लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गए थे। इस पूरी कार्यवाही में कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह, कांस्टेबल अनिल, धीरज, योगेश, रवि और विष्णु की अहम भूमिका रही। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। 17 तारीख को शाम को थाने पे इत्तला प्राप्त हुई थी। एक व्यापारी जितेंद्र जांगीर नाम का व्यापारी था, जिसका एक दाऊद और सोनू नाम के लोहे के व्यापारी से व्यापार का कनेक्शन था, और उस व्यापार के कनेक्शन में सबसे पहले तो अपने मुनीम को भेजा पैसे की तकाजा करने, पैसे लेने के लिए। तो 1,80,000 है, तो 1,80,000 रुपये के आसपास का उसका देनदारी बनती थी, वो दे नहीं रहा था काफ़ी दिनों से। मुनीम गया तो मुनीम को कोई गाली गलौज करके उसने भगा दिया। इस बात में जितेंद्र जो जांगीर थे वो पहुंचे वहाँ पे दुकान पे, तो वहाँ पे 1-2 लोग पहले और भी आए हुए थे। इसके अलावा जो मेन वहाँ का जो दाऊद अली है, उसने उनके साथ पहले तो मारपीट करना शुरू किया। इतने उसका चचेरा भाई था सोनू अली, तो वो भी आ गया, और फिर सोनू अली ने एक लोहे का कुछ पाइप नुमा या सरिया नुमा उठाया और उसे ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जो सर पे भी चोटें आई हैं, पैर में भी चोटें आई हैं, कंधे पे चोटें आई हैं। फिर उसके पश्चात थाने पे इत्तला मिली, हमारे एडीसी साहब गए हॉस्पिटल में। खबर है बोनली उपखंड से, जहां मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में सोमवार सुबह मौसम का पहला घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की घनी चादर के कारण विजिबिलिटी, जिसे दृश्यता भी कहते हैं, घटकर मात्र 70 से 80 मीटर रह गई, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आया। सुबह से ही विजयगढ़ की पहाड़ियां कोहरे की चपेट में छिप गई
और सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण लोग जगह जगह अलाव तापकर सर्दी से बचने का जतन करते दिखे। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। मौसम के इस बदले मिजाज ने ठिठुरन बढ़ा दी है, जिससे सामान्य कामकाज और आवागमन में खासी परेशानी हो रही है। आने वाले दिनों में सर्दी का असर और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बोनली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। जनसेवा में समर्पित श्री श्याम सखा सेवा समिति महवा के तत्वाधान में शनिवार को 11वां श्री श्याम महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अग्रवाल सेवा सदन से विशाल मंगल कलश यात्रा और निशान शोभा यात्रा के साथ हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। विधायक राजेंद्र मीणा के सानिध्य में निकली ये शोभा यात्रा मुख्य बाजार होते हुए नवीन अनाज मंडी पहुंची। पूरी यात्रा के दौरान महवा के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा और जलपान के माध्यम से श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। केसरिया निशानों और मंगल कलशों के साथ पूरा कस्बा शाम में नजर आया। समिति अध्यक्ष व खेरली वाले नेमीचंद गुप्ता ने बताया कि शाम को मंडावर रोड स्थित अनाज मंडी में एक शाम खाटू वाले के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। देर रात तक चले इस जागरण में प्रसिद्ध भजन गायकों ने बाबा श्याम का गुणगान किया, जिस पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। इस दौरान अखंड ज्योत और भव्य दरबार के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्याम भक्त उपस्थित रहे। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर है अलवर से, जहां सरिस्का टाइगर रिजर्व के काला कुआ क्षेत्र में शनिवार सुबह पर्यटकों को प्रकृति का एक रोमांचक नजारा देखने को मिला। सफारी के दौरान भागिन ST9 अचानक पर्यटकों की जिप्सियों के बेहद करीब आ गई। बागिन को इतने पास देखकर दिल्ली और गुरुग्राम से आए करीब 200 पर्यटक रोमांचित हो उठे और इस पल को बिल्कुल टीवी जैसा बताया। सुबह की पारी में 10 जिप्सियों और कैंटर में सवार पर्यटन जब सवारी कर रहे थे, तभी बागिन उनके सामने आ गई। सुरक्षा के मद्देनजर जब ड्राइवरों ने गाड़ियां थोड़ी पीछे की तो बागिन ट्रैक के बजाय जंगल की ओर मुड़ गई। इस दौरान पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरों में बागिन के इस शाही अंदाज को कैद किया। वन विभाग के अनुसार इस सीजन में बागिन ST9 की साइटिंग लगातार बेहतर हो रही है। कभी वह टाइगर 2304 के साथ तो कभी अकेले ही पर्यटकों का दिल जीत रही है। सरिस्का में बाघों की बढ़ती सक्रियता से न केवल पर्यटकों का उत्साह बढ़ा है, बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी नई गति मिल रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के गंभीर मामले में अलवर की कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए फरार चल रहे दूसरे आरोपी अंकुर तोमर को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी हनीफ को पुलिस पहले ही सलाखों के पीछे भेज चुकी है। पुलिस के अनुसार मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी। तकनीकी साक्ष्यों और सूचना तंत्र की मदद से पुलिस को आरोपी अंकुर तोमर के गुरुग्राम में छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद विशेष टीम ने दबिश देकर उसे धर दबोचा। आरोपी को अलवर लाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अलवर पुलिस अत्यंत सख्त है। इस मामले में गहन अनुसंधान जारी है, ताकि दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इस कार्यवाही से अपराधियों में भय और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। खबर है अलवर जिले से, जहां आधा दिसंबर बीतने के बाद अब कड़ाके की ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार सुबह पूरा अलवर शहर घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नजर आया। कोहरे का आलम यह था कि विजिबिलिटी घटकर महज 50 मीटर तक सिमट गई, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम गई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार शाम से चली बर्फीली हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इस सीजन में पहली बार लोगों को हांड कपाने वाली ठंड और कपकपी का एहसास हुआ। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को दिन में भी लाइटें जलाकर रेंगते हुए सफर करना पड़ा। अचानक बदले मौसम के मिजाज ने लोगों को गर्म कपड़े और अलाव की शरण लेने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप और बढ़ सकता है। प्रशासन ने वाहन चालकों को कोहरे के दौरान विशेष सावधानी बरतने और सुरक्षित
गति से वाहन चलाने की अपील की है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का कथित रूप से हिजाब खींचे जाने के मामले में अब राजस्थान ने भी सियासी हलचल तेज कर दी है। इस घटना पर जमाते इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है। जेआईएच के प्रदेशाध्यक्ष नाजिमुद्दीन ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह घटना न केवल एक महिला की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि भारतीय संविधान द्वारा की गई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का भी खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा आचरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। जमाते इस्लामी हिंद ने मांग की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस घटना के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और नैतिक आधार पर तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे। प्रदेशाध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में त्वरित और उचित कार्यवाही नहीं हुई तो संगठन राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस और तेज हो गई है। जयपुर से बाबू अंसारी की खास रिपोर्ट। 2-3 रोज़ पहले बिहार में एक बड़े प्रोग्राम में वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज़रिए एक महिला डॉक्टर के हिजाब को गलत तरीके से खींचने की जो घटना सामने आई है वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। हमारा कहना है कि अगर गलती से और अचानक उनसे ऐसा हो गया है तो उन्हें फ़ौरन उस महिला से और देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि लोग उनको माफ़ कर दें, और अगर उनका ये अमल जानबूझकर था, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, तो और भी ज़्यादा शर्मनाक और ख़तरनाक है। और फिर ऐसे शख्स को इतने बड़े पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उनका ये जो अमल है, उनका जो ये कृत्य है, न सिर्फ देश के संविधान में दी हुई मजहबी आज़ादी के खिलाफ है, बल्कि महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की गरिमा के भी खिलाफ है। इसलिए उन्हें अपने पद से फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। और बसवा से एक अच्छी खबर है, जहां बावड़ी वाले बालाजी मंदिर परिसर में गौशाला स्थापना को लेकर शनिवार को क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अखिलेश कुमार छैला की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में गौवंश संरक्षण और बसवा में गौशाला की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सेवा और समर्पण का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा ने गौशाला निर्माण हेतु अपनी 1 बीघा जमीन निःशुल्क दान करने की घोषणा की। वहीं भामाशाह मुकेश कुमार सैनी पाटोदिया ने गौशाला के लिए 10 लाख रुपए का सहयोग देने का आश्वासन दिया और गौ रक्षक टीम के सदस्यों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। उपस्थित ग्रामीणों और प्रबुद्ध जनों ने सामूहिक रूप से वित्र और अन्य भौतिकी सुविधाएं जुटाने का संकल्प किया। इस दौरान भागीरथ फूले सेवा समिति की जिलाध्यक्ष अंजू सैनी, गौ सेवक सुरेश पुजारी, सोमनाथ जी महाराज सहित मनीष परेवा, गुलशन योगी, जितेंद्र योगी और गोविंद शर्मा जैसे गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर्ग में कहा कि गौवंश की सेवा के लिए ये गौशाला क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। अभी के लिए मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।